Hello everyone, especially banking aspirants. Let's discuss about NIACL AO prelims exam. मेरे एग्ज़ाम 14 सितंबर 4:30 PM वाली शिफ्ट में था, दैट इज़ सेकेंड शिफ्ट में। जो पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं फटाफट से। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट आता है। इंग्लिश में वी हैव 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस मिलते हैं और क्वांट में हमें मिलता है 35 क्वेश्चंस और ये 30 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग भी 35 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और ये भी 35 मार्क्स के होते हैं। तो ये ओवरऑल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसमें मैं अपना अटैम्प्ट बताती हूँ। इंग्लिश में मैंने 24 किए होंगे और रीजनिंग में मैंने किया है 16 और क्वांट में 20। हाँ, तो क्योंकि रीजनिंग में इतना कम स्कोर हुआ है इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा सिलेक्शन होगा। और अगर मैं बताऊँ कि जो सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ थी एज़ कंपैरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट। क्योंकि सेकंड शिफ्ट में देखो ईयर बेस्ड पज़ल आया था जो कि हमें पता है बहुत टाइम टेकिंग होता है। उसके बाद जो बॉक्स पज़ल आया था वो भी काफ़ी फंसने वाला था उसमें। मतलब मेरा तो लिटरली मैंने कम से कम उसमें 6 मिनट्स तो आराम से मैंने दिए होंगे, तब भी वो नहीं बना। मुझे लगा कि ठीक है, पता नहीं कौन सा तो मैंने उसमें कंडीशन गलत लिखी थी या पता नहीं, बना ही नहीं। और फिर और भी जिसमें 8 सर्कल में बैठे थी जो कि नॉर्थ साउथ कहीं देख रहे थे, कहीं मतलब नॉर्थ देख रहे थे, कुछ कुछ साउथ देख रहे थे, तो उसकी भी कंडीशंस काफ़ी टफ थी। सर्कल में थे या तो लाइन में थे, कुछ अच्छे से याद नहीं है। फिर एक लैंग्वेज वाला पज़ल था जिसमें उन्होंने तमिल, तुलु, तेलुगु सभी लैंग्वेज मतलब इतनी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज दे रखी थी। हालांकि ये मेरा बन गया था, लेकिन क्योंकि ये स्टार्टिंग के 3 पज़ल्स इतने टफ दिए हुए थे कि फोर्थ पज़ल बनाना तो मतलब उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा, आप फ्री माइंड से नहीं बना सकते हो। काफ़ी कंफ्यूजिंग था, लेकिन ईजी था लेकिन कंफ्यूजिंग था। तो ये एक पज़ल बना था और बाकी कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने किए होंगे। बट रीजनिंग बहुत टफ था और मुझे ये नहीं समझ आया कि भाई फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम आपने इतना इजी रख दिया और सेकंड शिफ्ट आपने इतना टफ रख दिया, इतना वेरिएशन कि अगर अगर सेकंड शिफ्ट में मोस्टली के 60s में 60 to 65 अटैम्प्ट हुआ है। ठीक है, इस फर्स्ट शिफ्ट में सब ने 80 अगर अटैम्प्ट किए, तो आप बताओ इतना वेरिएशन है। नॉर्मलाइजेशन का सेकंड शिफ्ट वालों को कितना ही फ़ायदा होगा। सिर्फ उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा जिन्होंने 65 प्लस लाइक 68 प्लस किया होगा। अगर आपने सेकंड शिफ्ट में 68 प्लस किया ना, तभी आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा। पर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जिसने 60s में अटेम्प्ट किए हैं, 60 to 65 में, उसको नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो सकता। मतलब बहुत ही मुश्किल से सिलेक्शन होने वाला है। आप मान के चलो, इंग्लिश में तो इतनी एक्यूरेसी किसी की आती नहीं है। सब हर कोई रीजनिंग और क्वांट पर ही डिपेंड होकर जाता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम आप रीजनिंग पर डिपेंड होकर जाते हो। और रीजनिंग ही सेक्शन आपने टफ रखा, वो भी आपने इस फर्स्ट शिफ्ट के लिए नहीं टफ रखा, आपने सेकेंड शिफ्ट के लिए टफ रखा है। मतलब एक ही शिफ्ट के लिए आपने टफ रखा है। तो फिर ये तो मतलब स्टूडेंट कैसे ही करेंगे। बाकी मुझे इस एग्ज़ाम से कुछ ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तो वी विल सी कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ देखो इतना हाई ही रहता है क्योंकि इतना नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो जो ये बायस्डनेस थी, जो ये एग्ज़ाम में वेरिएशन था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, ये बहुत ही ज़्यादा था। नॉर्मल आपको टफ रखना भी होता है तो आप एक पज़ल टफ रख सकते हो, 2 पज़ल टफ रख सकते हो, पर आप पूरा ही सेक्शन उठाकर एक शिफ्ट में टफ कर दो और दूसरे शिफ्ट में सभी सेक्शन कोई भी मतलब ना इंग्लिश ना क्वांट ना रीजनिंग कुछ भी टफ मत करो, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। अच्छा, इंग्लिश में जो लास्ट में पैराग्राफ रीअरेंजमेंट आता है उसमें मेरा FDABEC ये बन रहा था। आप बताइएगा कि आपका क्या बन रहा था। और लोग हाँ, ऑल दो मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया है क्योंकि इसमें एक भी गलत होता है तो फिर आपके ऑल 6 रॉन्ग हो जाते हैं।
तो ये मैंने तो नहीं अटैम्प्ट किया, पर मेरा ये बन रहा था, मेरे पास काफ़ी टाइम था कि मैं ये सॉल्व कर सकती हूँ। तो मुझे बताना अगर किसी ने बनाया था तो, और उसको याद है कि इसमें क्या था। दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम। तो ज़्यादा स्टक नहीं होना है किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम पर। आपके पास और भी फर्दर एग्ज़ाम है, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप फोकस ऑन योर अदर फर्दर एग्ज़ाम्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।